Okay, so basically we are going to start with quantum numbers and electronic configuration. बट उसके पहले लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये पढ़ना क्यों जरूरी है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल कि वी हैव टू लोकेट अ पर्सन। हमें एक बंदा है, ठीक है, उसे हमें लोकेट करना है। तो उसे हम लोकेट तो कर सकते हैं, जैसे अगर तुम्हें मुझे भी लोकेट करना है, ठीक है। सो मेरा नाम केवल नयाल है, राइट। सो अगर तुम्हें मुझे लोकेट करना है तो तुम्हें कुछ डिटेल्स की जरूरत पड़ेगी, जैसे कंट्री, राइट, स्टेट, सिटी, बिल्डिंग का नाम, फिर उसके अलावा और भी चीजें लगेगी जैसे रूम नंबर। और अगर रूम में भी अगर तुम नोटिस करोगे तो फिर मैं तो एक ही हूँ, मैं बहुत सारे तो नहीं हूँ, ठीक है। तो अगर तुम्हें मुझे लोकेट करना है तो तुम मुझे तो प्रॉपरली लोकेट कर सकते हो। अब उसी तरह हमें एक इलेक्ट्रॉन को भी लोकेट करना है। अब जो लास्ट मॉडल हमने पढ़ा था एटम का, उसमें हमने ये पढ़ा था कि सेंटर में हमारा होता है न्यूक्लियस, जो पॉजिटिवली चार्ज है प्रोटॉन्स की वजह से, ठीक है। उसके आजू बाजू होते हैं शेल्स, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो पहला शेल है हमारा के शेल, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तीसरे में 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मैं अगर ये एल शेल को कंसिडर करूं, ये के है मेरा, ये एल है, अगर मैं एल शेल को कंसिडर करूं तो मुझे इतना मालूम है कि मेरे ये वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये आठों के आठों इलेक्ट्रॉन सेम ही दिख रहे हैं, सबका मास सेम है, सबका चार्ज सेम है। हम इनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं, हम इन्हें लोकेट नहीं कर सकते हैं। हमें हर इलेक्ट्रॉन को उनकी एक यूनिक आइडेंटिटी देनी है, ताकि हमें एग्जैक्टली समझ में आए कि केमिकल बॉन्ड के टाइम पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है या गेन हो रहा है, तो वो कौन सा इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है या वो कौन सा इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। तो ये हमारा मेन इंटेंशन है, हमें हर इलेक्ट्रॉन को एक यूनिक आइडेंटिटी देनी है। तो जो नील बोर का मॉडल है वो काफी अच्छा है। वो हमें न्यूक्लियस के बारे में बताता है, हमें ऑर्बिट्स के बारे में बताता है, एनर्जी लेवल्स के बारे में बताता है, स्पेक्ट्रम्स एक्सप्लेन करता है। बट ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव नहीं है, ये हमें इलेक्ट्रॉन का एक एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बताता है। तो उसी के लिए वी हैव वन मोर मॉडल विच इज क्वांटम मॉडल। तो ये क्वांटम मॉडल बेसिकली मेरे को एक इलेक्ट्रॉन का प्रॉपर पोजीशन बताएगा और एक न्यू कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करेगा, विच इज ऑर्बिटल्स। अब क्वांटम मॉडल जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको सिंप्लीफाइड तरीके से समझने के लिए हम एक काम करेंगे, हम सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे, और वो क्वेश्चन को आंसर करते करते हम पूरा क्वांटम मॉडल समझेंगे। तो वो क्वेश्चन क्या है? हमारा एक मेन क्वेश्चन यही है कि हाउ टू लोकेट एन इलेक्ट्रॉन। हम एक इलेक्ट्रॉन को लोकेट करने के लिए जाएंगे, ठीक है। और हम जब ये इलेक्ट्रॉन को लोकेट करेंगे, तब तक हम क्वांटम नंबर के बेसिक्स तो समझ जाएंगे। तो जैसे तुमने मुझे लोकेट किया बाय सम नेम्स, जैसे कंट्री का नाम, स्टेट का नाम, सिटी का नाम, बिल्डिंग का नाम, उसी तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉन को लोकेट करते हैं बाय सम नंबर्स, विच आर कॉल्ड एज क्वांटम नंबर्स। तो लेट्स सी दिस क्वांटम नंबर्स और इनको एक एक करके समझते हैं। तो ऑल टुगेदर 4 क्वांटम नंबर है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, अजीमुथल क्वांटम नंबर है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है और स्पिन क्वांटम नंबर है। ये क्वांटम नंबर मुझे इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन बताएगा, बराबर। और हर क्वांटम नंबर मुझे कोई ना कोई इंफॉर्मेशन देगा अबाउट द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। तो हमें एक एक करके क्वांटम नंबर देखना है। ओके, तो पहला क्वांटम नंबर से स्टार्ट करते हैं, विच इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी क्वांटम नंबर, इज गिवन बाय द लेटर एन। स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, इवन बाकी क्वांटम नंबर्स को भी हम स्मॉल लेटर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। अजीमुदल को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड स्पिन क्वांटम नंबर को हम एस से या एम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले प्रिंसिपल वाले पे आते हैं, ये काफी सिंपल है, ये तुमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेसिकली मुझे ऑर्बिट के बारे में बताएगा कि मेरा इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है, किस शेल में प्रेजेंट है,
ठीक है, सबसे पहले जो हमको नील बोर का मॉडल भी बता रहा था कि KLMN है। ठीक है, तुम्हारा पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8 है, तीसरे में 18 जा सकते हैं, चौथे में 32 जा सकते हैं। जरूरी नहीं कि पूरे 32 फिल हो, बट 32 जा सकते हैं, दैट इज अ कैपेसिटी। उसी तरीके से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मुझे ऑर्बिट के बारे में बताएगा। मतलब अगर मैंने तुमको ये बोला कि मेरा n, दैट इज अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n इक्वल टू 2 हुआ, मतलब जिस इलेक्ट्रॉन को मैं ढूंढ रहा हूं या जिस इलेक्ट्रॉन को मैं लोकेट करने की कोशिश कर रहा हूं वो सेकेंड ऑर्बिट पे प्रेजेंट है। अगर मैंने बोला n इक्वल टू 3 है, तो मतलब जिस इलेक्ट्रॉन को मैं ढूंढ रहा हूं या लोकेट करने की कोशिश कर रहा हूं वो थर्ड ऑर्बिट पे प्रेजेंट है। इस तरीके से पहला जो क्वांटम नंबर है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो मुझे ऑर्बिट्स के बारे में बताएगा। ये मुझे थोड़ी सी और चीजों के बारे में बताता है। जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विल ऑल्सो टेल मी अबाउट द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मैं जिस इलेक्ट्रॉन को ढूंढ रहा हूं, 2 इलेक्ट्रॉन पकड़ लेते हैं, पहला इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, पहले इलेक्ट्रॉन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 2 और दूसरे वाले का इज 5। तो इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो सेकेंड शेल में सेकेंड ऑर्बिट में प्रेजेंट है। इसका मतलब ये जो मेरा इलेक्ट्रॉन है वो फिफ्थ शेल में या फिफ्थ ऑर्बिट में प्रेजेंट है। तो ऑब्वियसली हमने नील बोर के मॉडल में पढ़ा था कि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती जाती है। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। नील बोर के मॉडल में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ई ऑफ एन इज इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मुझे एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में बताएगा इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट। एन ऑर्बिट का नंबर हो गया 1 2 3 4, जेड एटॉमिक नंबर हो गया, क्योंकि एटम चेंज होएगा तो उसका एनर्जी भी चेंज हो जाएगा। तो हाइड्रोजन पकड़ के चलते हैं। तो हाइड्रोजन अगर मैंने पकड़ के लिया तो हाइड्रोजन के लिए जेड तो 1 है, तो उसके लिए फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी तो -13.6 ही आएगी, क्योंकि एन भी 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। E2 सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी -3.4 आएगी, थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी -1.51 आएगी। मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, 13.6 है, Z तो 1 है, तो अगर सेकेंड एनर्जी बोला तो 2 का स्क्वायर हो गया, तो 2 का स्क्वायर 4, 13.6 डिवाइडेड बाय 4 विच इज 3.4, 13.6 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर विच इज 9 विच कम्स आउट टू बी 1.51। अगर तुम नोटिस करोगे तो जैसे जैसे हम लोग न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं तो एनर्जी बढ़ रही है। पहले वाले की एनर्जी कम है, माइनस में है, 13.6 है। दूसरे वाले की एनर्जी ज्यादा है, -3.4 है। तीसरे वाले की और ज्यादा है, -1.51 है। तो इसी तरीके से मेरे को इलेक्ट्रॉन का अगर ऑर्बिट बता दिया जाए तो मैं ये बता सकता हूं कि कौन से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा है। ये वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा है क्योंकि वो न्यूक्लियस से ज्यादा दूर है। एनर्जी और स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये वाले की एनर्जी ज्यादा है, हाई, और स्टेबिलिटी कम है कंपेरेटिवली। अगर कोई सब्सटेंस भी हो जैसे गैस के मॉलिक्यूल्स, उनकी एनर्जी काफी हाई होती है, तो वो एक जगह पे नहीं बैठे रहते, वो इधर उधर इधर उधर इधर उधर मूव करते रहते हैं। तो एनर्जी और स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। अगर किसी भी मॉलिक्यूल का, सब्सटेंसेस का एनर्जी कम होगा तो वो चुपचाप एक ही जगह पे बैठा रहेगा, वो स्टेबल रहेगा। अगर उसमें एनर्जी ज्यादा होगी तो वो इधर उधर मूव करेगा, बॉन्ड तोड़ेगा और वो अनस्टेबल होगा। तो इस एनर्जी ज्यादा मतलब स्टेबिलिटी, एनर्जी ज्यादा मतलब स्टेबिलिटी कम। ठीक है, तो डिक्रीजेस लिखा है मैंने, यहाँ पे लो आ जाएगा। तो n इक्वल टू 5 मतलब उसकी एनर्जी तो ज्यादा है बट स्टेबिलिटी कंपेरेटिवली कम है। तो पहला क्वांटम नंबर मुझे एनर्जी के बारे में बताता है। पहला क्वांटम नंबर मुझे साइज के बारे में भी बताता है। जैसे अगर मैंने तुमको बोला कि एक एटम है, उसका लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, इसका मतलब उसका लास्ट शेल सेकेंड है। दूसरे वाले का अगर n5 है तो उसका लास्ट शेल मतलब 5 है। तो इसका मतलब ये जो ऑर्बिट है वो बड़ा है साइज में, क्योंकि 5 ऑर्बिट्स है तो साइज में बड़ा है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टेल्स मी अबाउट एनर्जी, इट टेल्स मी अबाउट साइज, एंड मेजरली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मुझे ऑर्बिट्स या शेल के बारे में बताता है। अभी ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, अगर मैंने n1 बोल दिया तो वो फर्स्ट ऑर्बिट में है, n5 बोल दिया फिर फिफ्थ ऑर्बिट में है, n6 बोल दिया वो सिक्स्थ ऑर्बिट में है, n7 बोल दिया वो सेवेंथ ऑर्बिट में है, n8 बोल दिया तो टेक्निकली तो हम बोलेंगे वो एट्थ ऑर्बिट में है, लेकिन ग्राउंड स्टेट में हमारे पास सिर्फ 7 ही ऑर्बिट्स फिल्ड हैं।
ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पास 7 पीरियड है। हमने 10th क्लास में ये पढ़ रखा था कि पीरियड इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ शेल्स और ऑर्बिट्स। वो राइट था। उसका मतलब ये है कि हर एलिमेंट जो पहले पीरियड में है, विच इज हाइड्रोजन एंड हीलियम, उसमें सिर्फ एक शेल है। हर एलिमेंट जो सेकेंड पीरियड में है, दैट इज लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन एंड व्हाट यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, उसमें सिर्फ 2 शेल हैं। अगर कोई एलिमेंट है जो फिफ्थ पीरियड में है, उसमें 5 ही शेल्स हैं। और अगर कोई एलिमेंट 7th पीरियड में है तो उसमें 7 ही शेल्स हैं, उससे ज्यादा नहीं है। तो हमारे पास में पीरियड 8 ही है, 7 ही है, तो 7 ही शेल फिल्ड है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास और शेल्स नहीं है। वी हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल्स, लेकिन इलेक्ट्रॉन वहां पे फिल नहीं हुए हैं। इलेक्ट्रॉन वहां पे जा सकते हैं। हमने पढ़ा था ना नील बोर के मॉडल में कि इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से, लोअर ऑर्बिट से, लोअर ऑर्बिट में अगर प्रेजेंट होगा तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर ऑर्बिट में ट्रांजिशन कर सकता है, जंप मार सकता है। ठीक है। तो और भी ऑर्बिट प्रेजेंट है, मेरा इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जा सकता है एनर्जी गेन करके, लेकिन ग्राउंड स्टेट पे वो यही 7 ऑर्बिट में फिल्ड होगा। बेसिक फिलिंग उसकी 7 ही ऑर्बिट की होगी। इसको थोड़ा वेरीफाई कर लेते, लोअर लेवल के केमिस्ट्री के बेसिस पे कर लेंगे। जैसे अगर मैंने तुमको हाइड्रोजन बोल दिया, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हमें पता है 1 होता है। तो वो पहले पहले ही शेल में भरेगा। तो पहले ही शेल में एक इलेक्ट्रॉन भरा है, तो तुम देख रहे हो पहले पीरियड का एलिमेंट है और खाली एक ही शेल भरा है। कोई दूसरा पीरियड का एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे कार्बन ले लेते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं। कार्बन 6 होता है, ऑक्सीजन 8 होता है। नियॉन भी ले लेते हैं, नियॉन 10 होता है। तो ये फिल कैसे होता है? पहले शेल में 2 जाता है, दूसरे शेल में 4। ऑक्सीजन कैसे फिल होता है? पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 6। नियॉन इज 2,8। तो तुम देख सकते हो हर एक में 2 ही शेल्स है, 2 ही ऑर्बिट्स है। तो क्योंकि ये सेकेंड पीरियड का ही एलिमेंट है, क्योंकि वो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, तो उसमें 2 ही शेल्स है। अब अगर मैं सोडियम की बात करूं, विच इज एन एलिमेंट फ्रॉम द थर्ड पीरियड, दिस इज द थर्ड पीरियड, तो सोडियम इज 11, which comes out to be 2, 8, 1. Can you see 3 shells? Third period, 3 shells. Let me take chlorine. So chlorine will be 17, which is 2, 8, 7. So again, it belongs to the third period. It has 3 shells. Let's talk of potassium. Potassium is 19. As you can see, it belongs to the fourth period. मतलब इसमें 4 शेल्स होने चाहिए, और हमने पढ़ा था इसमें 4 शेल्स है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8 और चौथे में 1। तो वी हैव 4 पीरियड्स एंड वी हैव 4 शेल्स। तो पीरियोडिक टेबल का ये पॉइंट भी कंफर्म होता है कि नंबर ऑफ पीरियड इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ शेल्स। अगर कोई एलिमेंट है जो 6 पीरियड में है, मतलब वो 6 शेल में, उसके बाद 6 शेल्स ही प्रेजेंट है। 7 पीरियड मतलब उसमें 7 शेल ही प्रेजेंट है। तो तुम्हारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ग्राउंड लेवल पे 1 to 7 ही हो सकता है। इलेक्ट्रॉन ऊपर जा सकता है, बट ऊपर जाने के लिए उसे एनर्जी लगेगा, बट ग्राउंड स्टेट में वो 1 to 7 ही हो सकता है। ये हमारा पहला क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये हमें ऑर्बिट या फिर शेल्स के बारे में बताता है। अभी इसके पहले कि हम लोग सेकेंड क्वांटम नंबर पे आए, विच इज अजीमुदल क्वांटम नंबर, ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड कि क्या है ये चीज। अजीमुदल क्वांटम नंबर मुझे सबशेल के बारे में बताता है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड सबशेल का कॉन्सेप्ट थोड़ा और अच्छे से, पहले हम लोग थोड़ा अलग तरीके से समझ लेते हैं। पहले मतलब और टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं, फिर एग्जैक्टली क्या है ये सबशेल का मतलब, फिर वो हम समझ लेते हैं। तो पहले इजी वे में बता रहा हूं। तो कंसिडर करो कि जो तुम्हारा एटम है वो एक बिल्डिंग की तरह है। अभी बिल्डिंग में हमारे पास होते हैं फ्लोर्स, और उसी तरह एटम में मेरे पास होता है ऑर्बिट या फिर शेल्स। मतलब पहला ऑर्बिट मतलब पहला फ्लोर, दूसरा ऑर्बिट दूसरा फ्लोर, तीसरा ऑर्बिट तीसरा फ्लोर। ऐसे हमारे पास कितने फ्लोर हुए? 7 फ्लोर। सातवां ऑर्बिट सातवां फ्लोर। तो ऑर्बिट्स मतलब फ्लोर्स। यहां पे हम लोग ने इसको सिमिलर करके बोल दिया। अब मान लो कि तुम ही इलेक्ट्रॉन हो, तो जब तुम अपने बिल्डिंग में जाओगे, मान लो कि तुम चौथे फ्लोर में रहते हो, तो तुम चौथे फ्लोर में जाके कॉरिडोर में तो नहीं बैठ जाओगे। तुम बराबर अपने घर पे जाओगे, या पूरे कॉरिडोर में नहीं घूमते रहोगे। उसी तरह इलेक्ट्रॉन भी पूरे ऑर्बिट में नहीं पाया जाता है,
वो एक फिक्स्ड स्पेस में पाया जाता है, फिक्स्ड जगह पे पाया जाता है, और उस फिक्स्ड जगह को हम सबशेल्स बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने तुमको बोला कि फ्लोर के अंदर, तुम अपने घर के अंदर जा रहे हो, हाउस, फ्लोर में कुछ घर है, उसी तरह ऑर्बिट या फिर शेल्स में भी कुछ सबशेल्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन के घर होते हैं। इसके बारे में हम थोड़ा और डिस्कस करेंगे, बट पहले इसकी टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं। शेप के बेसिस पे, कि कैसे शेप के अलग अलग घर हैं हमारे पास, शेप के बेसिस पे हमारे पास चार मेजर टाइप के सबशेल्स हैं, विच इज एस सबशेल, पी सबशेल, डी सबशेल एंड एफ सबशेल। चार मेजर टाइप के सबशेल है, एस, पी, डी और एफ। ठीक है, अब ये जो एस सबशेल है, अभी मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि हम लोगों को इलेक्ट्रॉन को लोकेट करना है, बराबर। तो पहला क्वांटम नंबर मुझे इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट के बारे में बताता है, शेल के बारे में बताता है। दूसरा क्वांटम नंबर विच इज अजीमुदल क्वांटम नंबर, मेरे को एक इलेक्ट्रॉन के सबशेल के बारे में बताता है, और भी चीजें बताता है, बट पहले हम सबशेल वाला डिस्कस कर लेते हैं। अब मैंने ये भी बोला था कि हम लोग इलेक्ट्रॉन को लोकेट करेंगे बाय सम नंबर्स विच इज कॉल्ड एज क्वांटम नंबर्स। तो इन्हें भी कुछ नंबर दे देते ना, यहाँ पे तो हमने घर को नाम दिया हुआ है, एस, पी, डी और एफ, तो इनको भी हम कुछ नंबर दे देते हैं। एज यू कैन सी कि अजीमुदल क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर एल। ओके, तो यहाँ पे हर सबशेल का एक रिप्रेजेंटेशन है। एस सबशेल का रिप्रेजेंटेशन है एल इक्वल टू 0। ओके, दिस रिप्रेजेंटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी के बेसिस पे हमारे बाकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी बेस्ड है। पी सबशेल मेरा होता है एल इक्वल टू 1, उसी तरह डी हो जाएगा मेरा एल इक्वल टू 2, और एफ हो जाएगा मेरा एल इक्वल टू 3। मतलब मैं तुमको एक इलेक्ट्रॉन का एड्रेस देने का ट्राई कर रहा हूं। मैं तुम्हें ये बोल रहा हूं कि तुम्हारा एन इज इक्वल टू 3 एंड एल इज इक्वल टू 1। इसका मतलब जिस इलेक्ट्रॉन को मैं ढूंढ रहा हूं वो पहले फ्लोर पे नहीं है, दूसरे पे नहीं है, वो तीसरे पे है, वो थर्ड फ्लोर पे है, बराबर। अब थर्ड फ्लोर पे बहुत सारे घर हो सकते हैं, ठीक है, उसमें मेरा इलेक्ट्रॉन जिस घर में है वो है 3p, क्योंकि एलिस 1 दिया है ना, तो एलिस 1 इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3p। अगर एल इक्वल टू 0 दे देता तो वो हो जाता 3s, एल इक्वल टू 2 दे देता तो वो हो जाता 3d। तो यहाँ पे मैंने 3p दिया है, तो मुझे एग्जैक्टली exactly पता चल रहा है कि मेरा इलेक्ट्रॉन किस घर में प्रेजेंट है, किस फ्लोर में प्रेजेंट है और किस घर में प्रेजेंट है। नाउ इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन कि ये सबशेल का कॉन्सेप्ट क्या है। बेसिकली हम क्या ट्राई करते हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये एस, पी, डी और एफ तुम्हें थोड़ा सुना सुना सा लगेगा। ये सुना सुना सा बेसिकली पीरियोडिक टेबल से ही है। हमने हमारे लोअर क्लासेस में पढ़ रखा था कि पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स होते हैं, 7 पीरियड होते हैं और 4 ब्लॉक्स होते हैं। यहाँ पे डायग्राम में तुम देख सकते हो कि जो रेड वाला पार्ट है, पिंक रेड वाला पार्ट है, वो एक पार्ट है, एक येलो वाला पार्ट है, एक ब्लू वाला पार्ट है, और एक ग्रीन वाला पार्ट है। हर एक कोई ना कोई सबशेल रिप्रेजेंट करता है। जैसे जो रेड वाला पार्ट है वो मेरा एस सबशेल को रिप्रेजेंट करता है। येलो वाला जो पार्ट है दैट इज ग्रुप 13, ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18, हीलियम इज एक्सक्लूडेड, वी विल हैव द रीजन लेटर ऑन। तो ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 ये मेरा पी ब्लॉक रिप्रेजेंट करता है। बीच वाले जो है 3 से लेके 12 तक वो मेरा डी ब्लॉक रिप्रेजेंट करता है, और नीचे के जो दो सब कैटेगरीज है विच इज लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, ये मेरा एफ ब्लॉक रिप्रेजेंट करता है। नाउ इनको नाम सेम है तो कुछ सिमिलैरिटीज होगा, कुछ रीजन होगा। रीजन है, रीजन ये है कि किसी भी एटम का आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस भी सबशेल में फिल हो, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी वो सबशेल में फिल हो, वो एटम उस ब्लॉक का पार्ट हो जाएगा। जैसे अगर कोई एटम है उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में जा रहा है तो वो एटम एस ब्लॉक का पार्ट है। अगर वो पी सबशेल में जा रहा है तो वो पी ब्लॉक का पार्ट है। अगर वो डी सबशेल में जा रहा है तो वो डी ब्लॉक का पार्ट है। और अगर वो इलेक्ट्रॉन एफ वाले घर में जा रहा है तो वो एफ ब्लॉक का पार्ट है। तो पीरियोडिक टेबल और कॉन्फ़िगरेशन या फिर क्वांटम नंबर काफी ज्यादा लिंक्ड है।
ठीक है। बट सवाल ये पैदा होता है कि हमने आखिरी इलेक्ट्रॉन को ही क्यों देखा। आखिरी इलेक्ट्रॉन को देखना जरूरी है क्योंकि आखिरी इलेक्ट्रॉन जो होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन, वही डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। अगर मैं सोडियम को और मैग्नीशियम को कंपेयर करूं, तो मेरा सोडियम है और यहां पे मेरे पास मैग्नीशियम है। सोडियम मेरा 11 होता है, मैग्नीशियम मेरा 12 होता है। सोडियम इज 2,8,1, मैग्नीशियम इज 2,8,2। तो अगर तुम देखोगे मैग्नीशियम में वो 11 इलेक्ट्रॉन तो सेम उसी तरह फिल हुआ जैसे सोडियम हुआ था। सोडियम मैग्नीशियम में भी पहले 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में गए, बाकी के 8 दूसरे शेल में गए, और जो 11वां इलेक्ट्रॉन था वो तीसरे शेल में गया। यहाँ पे जो डिफरेंस क्रिएट किया है वो आखिरी इलेक्ट्रॉन ने क्रिएट किया है, जो भी थर्ड शेल में गया, इसीलिए वो 282 है। और इस वजह से इसकी प्रॉपर्टी में फर्क पड़ जाता है। जैसे अगर आप नोटिस करोगे तो सोडियम और क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनता है वो है NaCl, जबकि मैग्नीशियम और क्लोरीन के साथ जो बॉन्ड बनता है वो है मैग्नीशियम क्लोराइड। तो आखिरी इलेक्ट्रॉन को चेक करना जरूरी है। तो हम ये देखते हैं कि आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां पे जा रहा है। अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में जा रहा है तो एस एस सबशेल में जा रहा है तो वो एस ब्लॉक का पार्ट, पी में जा रहा है तो पी का पार्ट, डी में जा रहा है तो वो डी का पार्ट, और एफ में जा रहा है तो वो एफ का पार्ट। अभी इसी तरीके से मेरे पास मेरे 4 सबशेल के शेप भी आए हैं। कैसे? अब अगर मैंने कोई भी एलिमेंट एस ऑर्बिटल एस ब्लॉक से उठा लिया, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने पोटेशियम उठा लिया, तो मेरा पोटेशियम है 2,8,8,1, 19 इलेक्ट्रॉन्स थे। तो पहला 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में गए, बाकी के जो 8 है वो दूसरे में गए, बाकी के जो 8 है वो तीसरे में गए, और एक जो बच गया वो चौथे शेल में गया। अब मैं ये जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है मैं इसको लोकेट करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं इसका पीछा कर रहा हूं। आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट कि ये मुझे मेरे न्यूक्लियस के आजू बाजू कहाँ एग्जैक्टली मिलेगा। तो आई एम ट्राइंग टू प्लॉट इट, और इसका पोजीशन में एक ग्राफ में प्लॉट कर रहा हूं। ये हमारा नॉर्मल कार्टेशियन सिस्टम वाला ग्राफ नहीं है, एक्स वाई जेड वाला। ये मेरा स्पेरिकल कोऑर्डिनेट वाला ग्राफ है। तुम्हारा नॉर्मल कार्टेशियन सिस्टम में, तुम्हारे नॉर्मल कार्टेशियन सिस्टम का जो एक्स वाई जेड एक्सेस होता है, वो स्पेरिकल कोऑर्डिनेट ग्राफ पेपर जो इस तरीके से होता है, उसमें ये एक्स वाई जेड चेंज हो जाता है टू आर रेडियल डिस्टेंस, थीटा एंड फाई। ये तुम डिटेल में बाद में देखोगे, बट मोर और लेस लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट कि यहाँ पे हमसे हमें क्या समझ में आया है। जब मैं वो एक इलेक्ट्रॉन को ग्राफिकली प्लॉट करने के लिए देख रहा हूं, देन आई कैन फाइंड कि मुझे इलेक्ट्रॉन कभी यहां पे मिल रहा है, कभी यहां पे मिल रहा है। मैं एक इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन लोकेट नहीं कर सकता, जैसे मैं एक बॉल का एग्जैक्ट पोजीशन लोकेट कर सकता हूं। हमें जब क्रिकेट देखते हैं तो हमें उसमें एलबीडब्ल्यू दिखता है, हमें पता चलता है कि हाँ ये बॉल इस तरीके से गया था। अब ये कैसे जाएगा, क्या ये विकेट के ऊपर से जाएगा, क्या उसके लेफ्ट से जाएगा, क्या उसके राइट से जाएगा, क्या विकेट हिट करेगा। तो हमें एग्जैक्टली बॉल का पोजीशन पता चलता है, हम लोग उसको प्लॉट करते हैं कि ये ऐसे डायरेक्शन में मूव कर रहा है। बट इलेक्ट्रॉन के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत फास्ट मूव करता है। ठीक है, अगर लाइट का वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी होता है वो 2.18 × 10⁶ इंटू, ऑब्वियसली वो ऑर्बिट के ऊपर डिपेंड करता है कौन से ऑर्बिट में है, और एटॉमिक नंबर पे भी डिपेंड करता है, बट स्टिल वो 10⁶ में है और लाइट 10⁸ में है। तो जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है वो इतना फास्ट मूव कर रहा है, तो उसका पोजीशन एग्जैक्टली लोकेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन मेरा ऊपर है और तुरंत वो नीचे आ गया, हम देख रहे हैं यहां पे है और तुरंत वो साइड में आ गया, तो एग्जैक्ट पोजीशन लोकेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। बट हम लोगों को एक एरिया मिल जाएगा, जैसे मेरा इलेक्ट्रॉन यहां यहां मिल रहा था, तो मेरे को एक एरिया मिल जाएगा जहां पे मेरा इलेक्ट्रॉन इज बीइंग ऑब्जर्व्ड, जहां पे मैं इलेक्ट्रॉन को ढूंढ सकता हूं। और इसी और एरिया को, यही एरिया को हम सबशेल बोलते हैं, यही एरिया को हम सबशेल बोलते हैं। अब तुम बोलोगे सर ये तो ऑर्बिट ही है, नहीं ये ऑर्बिट नहीं है, ये सबशेल है। ठीक है, ये एस सबशेल है। इसे मैं एस सबशेल क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये जो पोटेशियम वाला जो एलिमेंट था वो एस ब्लॉक का पार्ट था, मतलब इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है।
तो ये एस सबशेल अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये एस सबशेल मुझे स्पेरिकली दिख रहा है, इसका एक शेप है और वो शेप स्फीयर है। उसी तरह अगर मैं कोई एलिमेंट जो कार्बन है, लेट्स से हम कार्बन का इलेक्ट्रॉन, आखिरी इलेक्ट्रॉन को प्लॉट करते हैं, कार्बन मेरा 6 है विच इज 2,4। तो अगर मैं इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन को प्लॉट करूं, अब ये पी ब्लॉक का पार्ट है, तो मुझे पी सबशेल के बारे में मिल रहा है। तो जब मैं इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन को प्लॉट करूं, देन व्हाट आई कैन ऑब्जर्व इज आई कैन फाइंड द इलेक्ट्रॉन समवेयर योर। मुझे इलेक्ट्रॉन इस एरिया में मिल रहा है या फिर मुझे इलेक्ट्रॉन इस एरिया में मिल रहा है। तो तुम ऑब्जर्व कर रहे हो कि वो मुझे पूरे शेल में नहीं मिल रहा है, वो मुझे सिर्फ एक फिक्स्ड पोजीशन में मिल रहा है, और इसी को हम सबशेल बोलते हैं, ये फिक्स पोजीशन। अगर मैं सेंटर से इसे ज्वाइन करने की कोशिश करूं तो इस तरीके का एक ज्योमेट्रिकल फिगर बनेगा, और हम यहाँ पे क्वांटम साइंस में इस ज्योमेट्रिकल फिगर को डंबल बोलते हैं। तो पी सबशेल जो होता है तुम्हारा, वो डंबल शेप का होता है, डंबल। ठीक है, वो डंबल शेप का होता है। इलेक्ट्रॉन का मिलने का चांसेस यहाँ पे ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का मिलने का चांसेस यहाँ पे ज्यादा है, बट इलेक्ट्रॉन मुझे कभी भी सेंटर में नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बेसिकली तो न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर तो मेरे को इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। नोटिस करो कि इलेक्ट्रॉन मुझे पूरे ऑर्बिट में नहीं मिल रहा है, मुझे सिर्फ ये एक फिक्स्ड एरिया में मिल रहा है। इसीलिए हम सबशेल बना रहे हैं। जैसे मैंने तुमको बोला कि तुम जब फ्लोर में जा रहे हो तो तुम पूरे ऑर्बिट में नहीं मिल रहे हो, तुम एक फिक्स जगह पे मिल रहे हो, तुम अपने घर पे मिल रहे हो, पूरे फ्लोर में नहीं मिल रहे हो। वो तुम्हारा घर, तुम्हारा जो तुम्हारा घर है वहां पे तुम मिल रहे हो। उसी तरह इलेक्ट्रॉन जिस एरिया में मुझे मिलेगा न्यूक्लियस के आजू बाजू, उसे हम सबशेल बोल रहे हैं। तो ऐसे हमारे पास चार टाइप के सबशेल है, एस, पी, डी और एफ। हमने एस का शेप देखा विच इज स्पेरिकल, हमने पी का सबशेल देखा, शेप देखा विच इज डम्बल। उसी तरह अगर मैं कोई डी का इलेक्ट्रॉन प्लॉट करूं, डी का मैंगनीज होता है, इसका अगर मैं आखिरी इलेक्ट्रॉन प्लॉट करूं तो वो आखिरी इलेक्ट्रॉन आई कैन ऑब्जर्व कि दैट लास्ट इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग ऐसे जगह पे और ऐसे जगह पे। मतलब मेरे को इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी मिल रहा है, मेरे को इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी मिल रहा है, मेरे को इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी मिल रहा है, और मेरे को इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी मिल रहा है। लेकिन जो बचा हुआ स्पेस है, मेरे को वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है। तो जो तुम्हारा मैंगनीज है वो डी ऑर्बिटल में जाएगा, डी सबशेल में जाएगा, और ये जो डी सबशेल का शेप होता है वो होता है डबल डबल। शेप याद रखना जरूरी है, उसका रिप्रेजेंटेशन याद रखना जरूरी है कि एस का रिप्रेजेंटेशन है 0, पी का रिप्रेजेंटेशन है 1, डी का रिप्रेजेंटेशन है 2, और ये मुझे डबल डंबल का शेप देगा। तो एस का शेप है स्पेरिकल, पी का शेप है डंबल, और डी का शेप है डबल डंबल। अब अगर मैं एफ की बात करूं तो एफ ऑर्बिटल का, एफ सबशेल का काफी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है। तो हम बोलते हैं कि एफ सबशेल थोड़ा सा डिफ्यूज्ड है। डिफ्यूज मतलब वो थोड़ा न्यूक्लियस के आजू बाजू ऑलमोस्ट हर साइड में हम लोगों को मिल रहा है, इसका शेप काफी डिफ्यूज्ड है। तो उसका एक प्रॉपर शेप निकालना थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। तो इसीलिए हम एफ एफ सबशेल को बोलते हैं कि इसका कोई प्रॉपर शेप नहीं है, ये डिफ्यूज्ड है। तो एस इज स्पेरिकल, पी इज डम्बल, डी इज डबल डम्बल, और एफ इज डिफ्यूज्ड। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा कि जो हमारे चार घर हैं उसको हमने हर एक नंबर से रिप्रेजेंट किया है, दैट इज अजीमुथल क्वांटम नंबर से रिप्रेजेंट किया है। एल इक्वल टू 0, एल इक्वल टू 1, एल इक्वल टू 2 और एल इक्वल टू 3। अभी इसमें एक और पॉइंट नोट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बोला कि तुम्हारे पास फ्लोर्स है और फ्लोर्स में तुम्हारे पास घर है। फ्लोर्स हमारा ऑर्बिट है, घर हमारा सबशेल है। बट ऐसा नहीं है कि हर शेल में सारे घर प्रेजेंट है, हर फ्लोर में सारे घर प्रेजेंट है, ऐसा नहीं है। हर फ्लोर में एक फिक्स्ड नंबर ऑफ घर है। जैसे कि पहले फ्लोर में सिर्फ एक घर है, दूसरे फ्लोर में दो घर है, तीसरे फ्लोर में तीन घर है, चौथे में चार है, पांचवे में पांच है, एंड लाइक दिस इट कंटिन्यूस। तो ऐसा नहीं है कि पहला ऑर्बिट या पहले शेल में चारों के चारों घर, चारों के चारों सबशेल प्रेजेंट है।
पहले वाले में सिर्फ एस सब शेल है, जिसे हम 1s करके रिप्रेजेंट करते हैं। रूम्स को भी हम ऐसे ही बोलते हैं ना, पहले फ्लोर का पहला रूम इज 101, पहले फ्लोर का दूसरा रूम इज 102। तो उसी तरीके से पहले फ्लोर का एस वाला घर विल बी 1s, और पहले फ्लोर में और कोई घर नहीं है। दूसरे फ्लोर में दो घर है, दूसरे शेल में दो घर है, दो सब शेल्स हैं। पहला सब शेल है 2s और दूसरा सब शेल है 2p। उसी तरह तीसरे में तीन है, 3s, 3p और 3d। चौथे में चार है, 4s, 4p, 4d और 4f। ठीक है। पांचवे में पांच है, 5s, 5p, 5d, 5f एंड मैं एक और लिख रहा हूं अभी, 5g। अब तुम ये सोचोगे कि मैंने अभी तो बोला कि सिर्फ चार ही सबशेल है, मैंने पीरियोडिक टेबल में दिखाया भी तुमको कि चार ब्लॉक है इसीलिए चार सबशेल है, या चार सबशेल है इसीलिए चार ब्लॉक्स है, बराबर कि नहीं? लेकिन अब ये जी कहां से आ गया? और भी सबशेल होते हैं, जो हमारा रूल है वो नहीं टूटेगा। हर फ्लोर में, हर फ्लोर में एक एक सबशेल बढ़ते जाएगा। पहले फ्लोर में एक ही सबशेल, दूसरे फ्लोर में दो, तीसरे में तीन, चौथे में चार, पांचवें में पांच, छठवें में छह और सातवें में सात। तो वी हैव मोर सबशेल्स। बट इसका मतलब ये नहीं है, तो हम लिखते क्यों नहीं है उसको? हम इसीलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि वो फिल नहीं हुआ है अब तक। जी ऑर्बिटल या जी सबशेल में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं गया है, इसीलिए वो फिल नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग नहीं लिखते हैं। बट यहाँ पे मैं लिखूंगा, हमारा रूल गलत नहीं होना चाहिए, जी भरा नहीं है अभी तक। ठीक है, मतलब काइंड ऑफ हमारे पास घर बहुत सारे हैं लेकिन लोग कम है। हमारे पास बहुत सारे घर हैं लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कम है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है हमारे पास? जैसे हाइड्रोजन में एटॉमिक नंबर 1 तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, हीलियम में एटॉमिक नंबर 2 मतलब उसमें दो इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन में एटॉमिक नंबर 7 तो उसमें सात इलेक्ट्रॉन है, सिलीनियम में एटॉमिक नंबर 34 तो उसमें 34 इलेक्ट्रॉन है। उसी तरह मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास वो है 118। तो 118 इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए, ठीक है, वो ऑर्बिटल्स काफी, सबशेल्स काफी है। उल्टा हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा सबशेल्स है जो फिल नहीं हुए हैं। जैसे जैसे हम लोग और एटम डिस्कवर करते रहेंगे, 119, 120, तो उसी तरीके से ये सबशेल भी भरते जाएगा। तो तब हम लोग वी कैन सी की पीरियोडिक टेबल में एसपीडीएफ के साथ साथ जी भी आ जाता है, बराबर ना? क्योंकि पहले तो एसपीडी ही था, एस था, पी था और डी था। लेकिन जब एफ डिस्कवर हो गया तो हम लोगों को ये जो ग्रीन वाला पार्ट है इसके लिए भी जगह देनी पड़ी। और वो जगह हमने कैसे दी? ये लैंथेनम जो है, ये जो डब्बा है हमारा, ये ग्रुप 3 का डब्बा और पीरियड 6 का डब्बा, इसी में ये पूरे के पूरे 15 एलिमेंट, लैंथेनम से लेके बाकी के 14 एलिमेंट इसी डब्बे में फिल हो रहे हैं। ठीक है, उसी तरह एक्टिनॉइड्स भी पूरा का पूरा इसी डब्बे में बैठ रहा है। एक्टिनियम और बाकी के सारे 14 एलिमेंट, 15 एलिमेंट्स अपार्ट फ्रॉम लॉरेंशियम इसी डब्बे में फिल हो रहे हैं। तो अगर जी भी हमारा और ये हो जाता है, निकल जाता है, तो हमें जी के लिए भी एक सेपरेट कॉलम बनाना पड़ेगा। बट फिलहाल तो जी नहीं है, तो हम ये रूल को आगे बढ़ते हैं कि पहले फ्लोर में एक ही घर, दूसरे फ्लोर में दो घर, तीसरे में तीन घर। तो पहले में एक ही घर है 1s, दूसरे में दो घर है 2s, 2p, तीसरे में तीन घर है 3s, 3p, 3d, चौथे में चार घर है 4s, 4p, 4d, 4f, पांचवें में पांच है। उसी तरह छठवें में चार घर है, सॉरी छठवें में छह घर है, 6s, 6p, 6d। अच्छा, अभी मैं 6f को भी ग्रीन से लिख रहा हूं क्योंकि ये भी फिल नहीं हुआ है, 6f, 6g और 6h। उसी तरीके से 7 में भी हमारे पास सात शेल है, 7s, 7p। अब बाकी सब मैं ग्रीन में लिख रहा हूं क्योंकि वो भी फिल नहीं हुआ है। ये हम लोग अभी थोड़े टाइम में कर लेंगे कि क्यों वो फिल नहीं हुआ है। तो ये है मेरा अजीमुदल क्वांटम नंबर। अजीमुदल क्वांटम नंबर मुझे सबशेल के बारे में बताता है। अजीमुदल क्वांटम नंबर मुझे ये भी बताता है कि शेप क्या है तुम्हारे इलेक्ट्रॉन का या सबशेल का। जैसे हमने देखा कि अगर वो एस में है तो उसका शेप जो है वो स्पेरिकल है, पी में डंबल है, डी में डबल डंबल है और एफ का थोड़ा डिफ्यूज्ड है। अजीमुदल क्वांटम नंबर को हम सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं या फिर सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं।
या फिर ऑर्बिटल या फिर एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, क्योंकि अजीमुथल क्वांटम नंबर हेल्प अस टू फाइंड आउट द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। दो एंगुलर मोमेंटम होते हैं हमारे पास, एक ऑर्बिटल और एक स्पिन। तो ये मुझे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। फॉर्मूला क्या है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का बहुत सिंपल फॉर्मूला है, अंडर रूट एल, एल प्लस वन, एच अपॉन टू पाई। तो एल तो हमने देखा ना, अगर एल इक्वल टू जीरो हुआ मतलब वो एस है, एल इक्वल टू वन हुआ मतलब वो पी है, एल इक्वल टू टू हुआ मतलब वो डी है, और एल इक्वल टू थ्री हुआ तो वो एफ है। जरा जी का, एच का और आई का भी देख लेते हैं। एल इक्वल टू फोर हुआ मतलब वो जी है, एल इक्वल टू फाइव हुआ मतलब वो एच है, और एल इक्वल टू सिक्स हुआ मतलब वो आई है। तो यही ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, जैसे अगर मैंने डी सबशेल के लिए पूछा, तो डी सबशेल मुझे मालूम है कि एल इज टू, तो दिस इज गोइंग टू बी टू इंटू टू प्लस वन विच इज थ्री एच अपॉन टू पाई। सो दिस कम्स आउट टू बी रूट सिक्स एच बाय टू पाई। तो ये मुझे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में भी हेल्प करता है। तो ये मेरा सेकेंड क्वांटम नंबर है। ये सेकेंड क्वांटम नंबर कैसे आया? ये इलेक्ट्रॉन को प्लॉट करके आया। हमने एक इलेक्ट्रॉन को प्लॉट किया और हमने देखा कि वो न्यूक्लियस के आजू बाजू हमें एग्जैक्टली कहाँ मिल रहा है, और उसके बेसिस पे हमने उसका शेप ढूंढा और वो उस ब्लॉक में है। तो इस तरीके से हम लोगों को ये समझ में आया कि एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे ऑर्बिट में नहीं मिलता, कुछ स्पेसिफिक पोजीशंस में मिलता है, और उसी स्पेसिफिक पोजीशन को हम सबशेल या फिर ऑर्बिटल्स बोलते हैं। ओके, विल कम टू द थर्ड क्वांटम नंबर। फॉर थर्ड क्वांटम नंबर, द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें किसके बारे में बताता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर विच इज गिवन बाय एम और एम एल, ये बहुत ज्यादा अजीमुथल क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। ये मुझे ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। अब ये ऑर्बिटल्स क्या है, हम वापस से वही हमारा जो बिल्डिंग वाला कॉन्सेप्ट था उसके बेसिस पे देखते हैं। पहले उसके बेसिस पे समझने की कोशिश करेंगे, फिर विल अंडरस्टैंड ऑर्बिटल्स बराबर से। तो मैंने बोला था कि हमारे पास बिल्डिंग है, बिल्डिंग में फ्लोर है, फ्लोर्स में घर है, बराबर। तो बिल्डिंग हमारा एटम है, फ्लोर इज नथिंग बट ऑर्बिट या फिर शेल, और हाउस इज नथिंग बट सब शेल्स। अभी घर में भी हमारे पास अलग अलग रूम्स होते हैं, ड्राइंग रूम, किचन, बेडरूम, तो हमारे पास अलग अलग रूम्स होते हैं। उसी तरह सबशेल में भी हमारे पास ऑर्बिटल होते हैं। ये सिर्फ हम समझने के लिए समझ रहे हैं। तो हाउस में रूम्स होते हैं एंड रूम्स इज एनालॉगस टू ऑर्बिटल्स। अब मुझे जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो मुझे ऑर्बिटल्स के बारे में बताएगा। ऑर्बिटल्स के बारे में बताएगा मतलब क्या, कि हर एक घर में एक फिक्स्ड नंबर ऑफ रूम्स है, एक फिक्स्ड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है। अब कितने ऑर्बिटल्स है वो भी मुझे एक फॉर्मूला से पता चलेगा। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैन बी नोन बाय अ फॉर्मूला विच इज नथिंग बट 2l+1। तो इस फॉर्मूला से मुझे एक पर्टिकुलर सबशेल में, एक पर्टिकुलर घर में कितने रूम्स है, कितने ऑर्बिटल्स है, मुझे ये पता चलेगा। तो लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट कि पहले कितने रूम्स हैं, देन वी विल मूव अहेड। ठीक है, ये ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट हमें थोड़ा अच्छे से समझना है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है वो भी समझना है। अब अगर मैं बोलूं कि मेरा एस सबशेल है, तो एस सबशेल के लिए मैं एल इक्वल टू जीरो डालता हूं। तो ये जीरो हम लोग ने एक्चुअली ऑर्बिटल्स के लिए रखा था। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का जो फॉर्मूला है हमारा 2l+1, अगर मैं उसमें मैं सब्सटीट्यूट करूं, तो ये आ जाएगा 2 0 + 1 विच कम्स आउट टू बी 1। मतलब एस सबशेल, जो एस घर है, वो एक सिंगल रूम वाला घर है, एक सिंगल ऑर्बिटल वाला घर है। उसी तरीके से पी वाला क्या हो जाएगा, पी पी सबशेल के लिए, पी सबशेल विच इज एल इक्वल टू 1,
तो यहाँ पे फॉर्मूला में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स विल बी 2 into 1 + 1 विच कम्स आउट टू बी 3, मतलब मेरे पास यहाँ पे 3 रूम्स हैं। सिमिलरली पी के लिए डी के लिए L = 2 है। डी के लिए मेरे पास रूम्स हो जाएंगे 2 into 2 + 1 विच बिकम्स 5। एंड एफ के लिए L = 3, इट कम्स आउट टू बी 7। एफ के लिए दिस कम्स आउट टू बी 7। अब अगर जी के लिए भी निकालना है, इवन तो जी फिल्ड नहीं हुआ है बट जी 4 है, तो 2 into 4 + 1, तो जी के लिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हो जाएंगे 9। ठीक है, एच के लिए हो जाएंगे 11 और आई के लिए हो जाएंगे 13। तो एज यू कैन सी वो दो दो करके बढ़ रहा है। अब एक पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें नोट करनी है वो ये है कि एवरी ऑर्बिटल, हर ऑर्बिटल जो है हमारे पास, वो 2 इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट करेगा। एवरी ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट अ मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। हर रूम को हम एक 2 बेड का रूम कंसिडर कर सकते हैं। तो एक बेड में एक इंसान, दूसरे बेड में दूसरा इंसान, तो बेसिकली एक रूम में 2 ही बंदे जा सकते हैं। एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है। ठीक है, 2 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है, कम हो सकते हैं बट ज्यादा नहीं जा सकते। बराबर। तो हर एक की कैपेसिटी है 2। तो हर एक की अगर कैपेसिटी है 2, तो आई कैन टेल यू कि जो मेरा एस सबशेल है उसमें एक ही डब्बा है और एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो टोटल एस में 2 ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे। उसी तरह पी में 3 डब्बे हैं, 3 ऑर्बिटल्स हैं और हर एक में 2 जाएंगे, तो टोटल 6 हो जाएगा। उसी तरह डी के लिए 10 हो जाएगा और एफ के लिए 14 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अगर जी एच और आई के लिए निकालना है तो 9 into 2 मतलब 18 इलेक्ट्रॉन्स, 11 के लिए 22 इलेक्ट्रॉन्स और आई के लिए 26 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। हर घर की कैपेसिटी है, हर घर एक पर्टिकुलर उतने ही इलेक्ट्रॉन्स को एकोमोडेट कर सकता है। अगर तुम नोटिस करोगे तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, और अगर मैं पीरियोडिक टेबल को देखूं तो मेरा जो एस ब्लॉक है उसमें भी 2 ही ग्रुप है। ये पहला वाला ग्रुप इस S1 और ये दूसरा वाला ग्रुप इस S2। पी में मेरे 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं क्योंकि उसमें 3 डब्बे थे, और इसी उसी लिए मेरे पास पी में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। P1 P2 P3 P4 P5 P6। डी में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन जा सकते थे, इसीलिए मेरे पास डी में टोटल 10 ग्रुप्स प्रेजेंट है। तो पीरियोडिक टेबल और क्वांटम नंबर बहुत आपस में लिंक्ड है। एफ भी हम गिनेंगे तो एफ में भी टोटल 14 ही इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक है, तो 14 ही एलिमेंट्स है एफ में। हालांकि डोंट गेट कंफ्यूज्ड, यहाँ पे लुटेशियम और लॉरेंशियम एफ का पार्ट है जबकि लैंथेनम और एक्टिनियम नहीं। तो ये हो जाएगा F1 F2 F3 F4 F5 6 7 8 9 10 11 12 13, और ये जो दोनों है ये 14 है। ये दोनों लैंथेनम और एक्टिनियम डी के पार्ट है, ये दोनों D1 है, ये दोनों डी के पार्ट है। इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जाता है, और सीरियम से एफ चालू होता है और एक्टिनॉइड थोरियम से चालू होता है। लुटेशियम एंड लॉरेंशियम Lu एंड Lr भी एफ ब्लॉक का ही पार्ट है। तो हम लोग देख सकते हैं कि हर ऑर्बिटल या हर सबशेल जितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है दैट इज वेरी सिमिलर टू कितने ग्रुप्स है उस ब्लॉक में। नाउ जैसे मैंने तुमको बोला था कि हम इनको कुछ नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे, तो लेट अस रिप्रेजेंट इट विद सम नंबर्स। तो जो तुम्हारा m है दैट कैन गो फ्रॉम -L टू +L। इसका मतलब जो पहला डब्बा है, ठीक है, उसका L 0 है तो इसका m भी 0 ही हो सकता है। जो P वाला ऑर्बिटल है उसका L1 है, तो ये जो 3 डब्बे हैं दैट कैन बी रिटन एज M-1 M0 एंड M+1। डी का L = 2 है, मतलब दीज बॉक्सेस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज M-2
-1 0 +1 एंड +2। L3 है तो these boxes can be represented as -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3। ये रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैंने तुम्हें बोला कि जिस इलेक्ट्रॉन को हम ढूंढ रहे हैं दैट इज n = 3 l = 1 एंड m = 0, इसका मतलब मैं जिस इलेक्ट्रॉन को ढूंढ रहा हूं वो थर्ड फ्लोर में है। अब जैसे मैंने तुमको बोला था थर्ड फ्लोर में तीन ही घर है, 3s है, 3p है, 3d है। पहले में एक ही है 1s, दूसरे में दो है 2s 2p, तीसरे में तीन है 3s 3p 3d। ठीक है, तो आई एम टॉकिंग अबाउट 3p, आई एम टॉकिंग अबाउट 3p। तो 3p वाला घर की मैं बात कर रहा हूं, और 3p वाले घर में यहाँ पे जैसे कि मुझे पता है कि 3p वाले घर में अंदर तीन रूम्स है, तो मैं ये वाले रूम की बात नहीं कर रहा हूँ, ये वाले रूम को -1 रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं ये वाले रूम की भी बात नहीं कर रहा हूँ, उसको हम +1 रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस रूम। मैं जिस इलेक्ट्रॉन को ढूंढ रहा हूं वो इस रूम में जा रहा है, इस ऑर्बिटल में जा रहा है, और जैसे कि हमने बोला है कि हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो तुम देख रहे हो हम इलेक्ट्रॉन को लोकेट कर पा रहे हैं। पहला वाला क्वांटम नंबर ने मेरे को ऑर्बिट बताया, शेल बताया। दूसरे वाले क्वांटम नंबर में मेरे को सबशेल बताया कि वो थर्ड फ्लोर की कौन से सबशेल में, एस में, पी में कि डी में है। एफ तो होता नहीं है थर्ड में, एस पी डी ही होता है, तो वो कौन से वाले में है। तीसरा वाला मुझे ये बताता है कि वो कौन से घर में है, सॉरी कौन से रूम में है, वो सेंटर वाले रूम में, क्योंकि वो m = 0 है। तो इससे हमें ये चीजें पता चलती है। अब हम दो इलेक्ट्रॉन पे आ गए हैं, वो दो इलेक्ट्रॉन में से हमें एक चूज करना है, और वो चूज हम लोग हमारे फाइनल क्वांटम नंबर पे कर सकते हैं, विच इज स्पिन क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में हमें और डिस्कशन करना है, बट पहले हम लोग ये वाला पार्ट कंप्लीट कर देंगे, क्वांटम नंबर वाला पार्ट कंप्लीट कर देंगे। स्पिन क्वांटम नंबर इज गिवन बाय ms और सिंपली s। दिस रिप्रेजेंट्स, मैंने क्या बोला कि हर डब्बे में मेरे दो इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। अब पहला वाला डब्बे में आई कैन जस्ट टेल यू कि हर डब्बे में जो दो इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो न्यूक्लियस के आजू बाजू घूम रहा है, मैं बोल रहा हूं कि वो इटसेल्फ घूम रहा है। ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, ये तुम्हारा ऑर्बिट है। तो ये जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है वो आपस में खुद ही में घूम रहा है, तो वो एक या तो क्लॉकवाइज घूम सकता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम सकता है। तो एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। हमने इस तरह से रिप्रेजेंट करके रखा है। तो एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमेगा, उसे रिप्रेजेंट हम करते हैं कि इसका स्पिन क्वांटम नंबर है +12। और दूसरा वाला जो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कि उसका एस इज -12। तो ये मेरा एक ऑर्बिटल है। इस ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, एक क्लॉकवाइज जा रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। क्लॉकवाइज को हम अपवर्ड एरो से, एंटी क्लॉकवाइज को हम डाउनवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लॉकवाइज वाले को हम ये फिशुक अपर एरो, और इसको हम फिशुक लोअर एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। ये एरो कैसे बनाया, ये पूरा एरो था, मैंने सिर्फ ये वाला पार्ट नहीं बनाया। तो ये अपवर्ड एरो और ये डाउनवर्ड एरो, तो हम या तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, या तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एज यू कैन सी हर ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो अब अगर मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया कि s विल बिकम इक्वल टू +12, तो s = +12 मतलब मैं क्लॉकवाइज वाले इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये चारों क्वांटम नंबर से मैं एक इलेक्ट्रॉन को एक प्रॉपर पोजीशन, प्रॉपर एड्रेस दे सकता हूं। हालांकि ये खत्म नहीं हुआ है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में हमें और डिस्कशन करना है, बट उसके पहले लेट मी जस्ट टेल यू कि इसमें मिस्टेक्स क्या हो सकते हैं या इसके ऊपर क्वेश्चंस क्या पूछे जा सकते हैं। तुम्हें एक टाइप का क्वेश्चन ये आएगा कि कुछ सेट, गिवन सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स है और तुम्हें बताना है उनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो तुम्हारा अजीमुदल क्वांटम नंबर है एल, उसका जो वैल्यू है दैट कैन बी n-1 और लेस। ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं मैं, हम सबने अभी अभी देखा, मैंने तुमको बोला ना कि पहले वाले फ्लोर में सिर्फ एक ही घर है, दूसरे वाले फ्लोर में दो घर है, तीसरे वाले फ्लोर में तीन घर है, एंड सो ऑन। बराबर की नहीं? तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मेरा n1 है तो मेरा जो l का वैल्यू है दैट कैन बी n-1, मतलब 1 - 1 विच इज 0, और 0 से कम तो कुछ नहीं हो सकता, तो इट कैन बी ओनली 0।
तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि जो n का वैल्यू है वही l का वैल्यू है, ये गलत हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि l का वैल्यू विल ऑलवेज बी n माइनस वन और लेस। तो n वन है और l जीरो। l जीरो मतलब s, l वन मतलब p, l टू मतलब d, और l थ्री मतलब f। तो वन और जीरो मतलब ये मैं वन एस रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसीलिए पहले फ्लोर में सिर्फ एक ही सबशेल है, दैट इज वन एस। एन इक्वल टू टू अगर मैं बोलूं तो मेरे एल के दो वैल्यू हो सकते हैं। पहला तो इट कैन बी टू माइनस वन विच इज वन, या फिर इट कैन बी लेस, दैट इज वन से कम हो सकता है, जीरो। तो इट कैन बी टू पी और इट कैन बी टू एस। तो एज यू कैन सी इट कैन हैव वन एस, इट कैन हैव टू पी एंड टू एस। इफ आई टेल यू एन कैन बी थ्री, तो तुम्हारा एल कैन बी थ्री माइनस वन विच इज टू, वन और जीरो। तो थ्री एंड टू इज थ्री डी, थ्री एंड वन इज थ्री पी, एंड थ्री एंड जीरो इज थ्री एस। तो हमें हमेशा ये चीज नोट करना है कि n और l का वैल्यू सेम नहीं हो सकता, l का वैल्यू हमेशा n से कम होगा। ठीक है, दिस इज वन थिंग दैट यू नीड टू नोट। अनदर थिंग दैट यू नीड टू नोटिस, जो m का वैल्यू है दैट विल ऑलवेज बी लाइंग बिटवीन माइनस एल टू प्लस एल। जैसे हमने देखा कि p के ये जो तीन डब्बे हैं, p मतलब l इक्वल टू वन, तो इसके जो तीन डब्बे हैं दैट वाज माइनस वन, जीरो एंड प्लस वन। ये जो l के पांच, d के l इक्वल टू टू मैंने बोला, मतलब मैं d और d सबशेल की बात कर रहा हूं, उसके जो पांच डब्बे हैं इट इज लाइंग फ्रॉम माइनस टू टू प्लस टू। f के जो सात डब्बे हैं इट इज लाइंग फ्रॉम माइनस थ्री टू प्लस थ्री। तो ये पहला टाइप का क्वेश्चन है, तुम्हें मिस्टेक्स पहचाननी होगी। स्प्रिंग क्वांटम नंबर कैन ओनली बी प्लस हाफ माइनस हाफ, उसके अलावा कुछ भी और दिया है तो इट इज इनकरेक्ट। लेट अस डू समथिंग, सम क्वेश्चंस। मैं कुछ गलत क्वांटम नंबर सेट लिखूंगा, तो मुझे बताओ कि वो क्या क्या गलत है। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि n इज इक्वल टू फोर, l इज इक्वल टू वन, m इज इक्वल टू प्लस टू, एंड s इज इक्वल टू माइनस हाफ, तो ठीक है, ये तो ठीक है। n इक्वल टू फोर है, तो अगर n इक्वल टू फोर है तो मेरा l हो सकता है थ्री, टू, वन और जीरो। तो यहाँ पे एल वन दिया है, तो ये तो करेक्ट है। बट m, l और m ये गलत है, क्योंकि अगर मेरा l वन है तो मेरा जो m का वैल्यू है वो माइनस वन, जीरो और प्लस वन ही हो सकता है। ये p के तीन डब्बे हैं, पहला वाला डब्बा माइनस वन, दूसरा वाला जीरो और लास्ट वाला प्लस वन। अब दूसरा मैं एक और गलत सेट ऑफ क्वांटम नंबर देता हूँ। n इक्वल टू टू दे रहा हूँ, l इक्वल टू टू दे रहा हूँ, m इक्वल टू माइनस टू दे रहा हूँ, और s इज इक्वल टू माइनस हाफ दे रहा हूँ। तो यहां तक तो ये तीनों बराबर है, s इक्वल टू माइनस हाफ ये तो करेक्ट है, l इक्वल टू टू और m इक्वल टू माइनस टू ये भी करेक्ट है, वो माइनस टू से प्लस टू लाई करेगा। l इक्वल टू टू मतलब मैं d की बात कर रहा हूँ, तो विच इज माइनस टू माइनस वन जीरो, प्लस वन एंड प्लस टू। बट ये गलत हो गया। अगर मेरा n इक्वल टू टू है, मतलब मेरा सेकेंड ऑर्बिट, पहले ऑर्बिट में एक ही था वन एस, दूसरे ऑर्बिट में दो था टू एस एंड टू पी। ठीक है, तो यहाँ पे ये गलत हो गया, ये मेरे को बोल रहा है दिस इज टू एंड एल टू, मतलब ये है मेरा टू डी। टू डी नहीं होता, सिर्फ वन एस होता है, टू एस होता है, टू पी होता है, थ्री एस होता है, थ्री पी होता है, थ्री डी होता है। मतलब सबसे छोटा एस वन एस, सबसे छोटा पी टू पी, सबसे छोटा डी थ्री डी, और सबसे छोटा एफ फोर एफ। तो हमें याद रखना है टू डी नहीं होता, तो ये भी सेट ऑफ क्वांटम नंबर गलत दिया है। एक और सेट ऑफ गलत क्वांटम नंबर मैं दे देता हूं। n इक्वल टू थ्री, l इक्वल टू टू, m इज इक्वल टू जीरो, एंड s इज इक्वल टू प्लस वन। यहाँ पे ये सब तो बराबर है, n इक्वल टू थ्री है तो मेरा l कैन बी टू, वन और जीरो, तो ये तो राइट है। अगर मेरा l टू है तो मेरा m कैन बी माइनस टू, माइनस वन, जीरो, प्लस वन एंड प्लस टू, तो जीरो है, ये भी करेक्ट है। s इज इक्वल टू प्लस वन ये इनकरेक्ट है, मेरा s जो होता है वो क्लॉकवाइज के लिए प्लस हाफ होता है और एंटी क्लॉकवाइज के लिए माइनस हाफ, तो ये गलत दे दिया है। एक और करते हैं, अगर मैंने तुम्हें बोल दिया n इज सिक्स, n इज सिक्स, l इज जीरो, m इज वन एंड s इज प्लस हाफ। तो अगेन मैंने l और m में मिस्टेक करवाया है। n 6 है तो l का वैल्यू पांच, चार, तीन, दो, एक कुछ भी हो सकता है। m तुम्हारा वन कैसे होगा? अगर l तुम्हारा जीरो है तो m हैज टू बी ओनली जीरो, क्योंकि वो प्लस l से माइनस l तक जाता है, विच इज जीरो ओनली ईयर। तो
एल इक्वल टू जीरो मतलब मैं 6s की बात कर रहा हूँ, एस में एक ही डब्बा आता है, उसका वैल्यू एम इक्वल टू जीरो है, तो ये गलत हो गया। तो हमेशा याद रखना है जब भी एल जीरो होगा तो एम भी जीरो ही होना चाहिए, वरना वो सेट ऑफ क्वांटम नंबर गलत दिया है। अभी भी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बचा है, बट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर करने के पहले लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड एक और फैक्चुअल डेटा जो हमने हमारे लोअर क्लासेस में पढ़ा है, टेंथ में पढ़ा है। हमने टेंथ में पढ़ा था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट, number of electrons in an orbit is given by n 2n square, is given by 2n square. ये फॉर्मूला करेक्ट है, लेट अस ट्राई टू प्रूव इट। जैसे अगर मैंने n इक्वल टू 1 बोल दिया, तो जो मेरा l का वैल्यू है दैट कैन ओनली बी जीरो, विच इज नथिंग बट 1s। 1s का जो m का वैल्यू है दैट कैन ओनली बी जीरो, मतलब एक ही डब्बा आ सकता है और एक डब्बे में दो ही इलेक्ट्रॉन जा सकता है, एक क्लॉकवाइज जाएगा एक एंटी क्लॉकवाइज। तो द फर्स्ट शेल कैन अकोमोडेट ओनली टू इलेक्ट्रॉन्स, ये हम लोग लोअर क्लासेस से पढ़ते आए हैं, एंड नाउ वी कैन अंडरस्टैंड व्हाई। क्योंकि पहले ऑर्बिट में हमारे पास सिर्फ एक सब शेल है जिसमें एक ही रूम है, तो वो सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है। काइंड ऑफ हमारे पास सिर्फ दो बेड थे, रूम में बेड्स थे और दो ही बेड्स थे, तो दो ही इलेक्ट्रॉन वो अकोमोडेट कर सकता है। अगर मैं फॉर्मूला में डालू तो वन का स्क्वायर इज वन, वन इंटू टू इज टू, तो इट कैन अकोमोडेट ओनली टू। अगर मैं एल शेल की बात करूं, के हो गया एल, हो एल कर रहे एल इक्वल टू टू, तो के शेल, कैपिटल एल शेल, तो जो तुम्हारा अजीमुदल क्वांटम नंबर का वैल्यू है इट कैन बी जीरो एंड इट कैन बी वन। जीरो मतलब इट इज रिप्रेजेंटिंग टू एस एंड वन मतलब इट इज रिप्रेजेंटिंग टू पी। तो टू एस के लिए, एस के लिए एम कैन ओनली बी जीरो, एक ही डब्बा आएगा। बट पी के लिए एम कैन लाई बिटवीन -1 0 एंड +1, मतलब हमारे पास तीन डब्बे आ जाएंगे, हर डब्बे में दो इलेक्ट्रॉन जा सकता है, हर डब्बे में दो इलेक्ट्रॉन जा सकता है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास 8 हो जाता है, ऊपर दो और इधर 6। तो ये एज यू कैन सी द फॉर्मूला इज 2 इंटू टू का स्क्वायर विच कम्स आउट टू बी 8 इलेक्ट्रॉन्स, so दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अब m के लिए n is 3, so l can be 0, l can be 1, l can be 2। 0 मतलब you have 0 मतलब 3s, this is 3p, this is 3d। s के लिए you will have only one box m equal to 0, p के लिए you will have three boxes -1 0 and +1, and this will have five boxes -2 -1 0 +1 and +2। Each box is accommodating two electrons, so this will make two electrons. This is three boxes, three orbitals, so 6 electrons, and this will be 10 electrons. So total comes out to be 18 electrons. ये इनफैक्ट हायर एनर्जी लेवल के लिए भी गलत नहीं होता, ठीक है। जैसे अगर मैंने n इक्वल टू 5 बोल दिया, तो n इक्वल टू 5 मतलब योर l कैन बी 0, योर l कैन बी 1, योर l कैन बी 2, योर l कैन बी 3 एंड योर l कैन बी 4। L0 मतलब 5s, L1 मतलब 5p, L2 मतलब 5d, 5f एंड 5g। यस 5g फिल नहीं हुआ है बट वो है, ओके। सो अब 5s में अगर मैं m निकालने के लिए जाऊं, m का फॉर्मूला हमने देखा था नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का विच वाज 12 + 1, सो m कम्स आउट टू बी 0, एक ही डब्बा है। l के लिए m कम्स आउट टू बी 3, 2 इंटू 1 + 1 which comes out to be 3, which is -1 0 and +1। तो इसमें तीन बॉक्सेस आएंगे, तीन ऑर्बिटल्स आएंगे। d के लिए 5 आ जाएंगे क्योंकि 2 इंटू 2 + 1, तो 4 + 1 is 5, तो -2 -1 0 +1 and +2, तो you can have 5 boxes। f के लिए you can have 7 boxes, 2 into 3 + 1, that comes out to be 7, so -3 -2 -1, 0 +1 +2 and +3।
हर बॉक्स को हमने एक नंबर से रिप्रेजेंट किया है ताकि हमें क्लैरिटी मिले कि कौन सा बॉक्स क्या है. For L equal to 4, it will be 2 into 4 plus 1, which comes out to be 9. So this is going to be minus 4, minus 3, minus 2, minus 1. 0, plus 1, plus 2, plus 3, and plus 4. Each orbital can accommodate a maximum of 2 electrons. Okay, so this is going to accommodate 2 electrons. This is going to accommodate 6 electrons. As there are 5 orbitals, 2 into 5 is 10 or electrons. 3, and as there are 7, so this is going to accommodate 14 electrons. And as this is 9, so this is going to accommodate 18 electrons. So if you will count, 2 plus 6 is 8, 8 plus 10 is 18, 18 plus 14 is 32, and 32 plus 18 is 50. So this shell can accommodate a maximum of 50 electrons, which by the formula 2n square, 2 into 5 का square is correct 50. It can accommodate 50. उसकी capacity है 50 की. जरूरी नहीं है कि 50 भरे, इनफैक्ट भरता भी नहीं है, बट हमें ये मालूम होना चाहिए कि उसकी कैपेसिटी कितनी है. 50 की उसकी कैपेसिटी है. तो यहां से हमारे पास कुछ और फॉर्मूला भी आ जाता है. जैसे हमने इलेक्ट्रॉन्स के लिए बोला 2n स्क्वायर फॉर्मूला है, तो ऑर्बिटल्स के लिए n स्क्वायर फॉर्मूला होगा, क्योंकि जितने ऑर्बिटल्स है हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डबल हो रहा है बराबर. तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला हमने बोला 2n स्क्वायर है. तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का, जितने ऑर्बिटल्स होंगे उसका फॉर्मूला आ जाएगा टोटल. हाँ, ये पूरे शेल की बात कर रहे हैं. जब हमने ये फॉर्मूला दिया था नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का 12 प्लस 1, वो उस सबशेल की बात कर रहे थे कि एस वाले घर में कितने रूम है, पी वाले घर में कितने रूम है, डी वाले घर में कितने रूम है. अब हम किसकी बात कर रहे हैं, पूरे शेल में कुल मिला के कितने रूम है. तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ शेल इज गिवन बाय एन स्क्वायर. एज यू कैन चेक, 5 का स्क्वायर कम्स आउट टू बी 25. यू कैन चेक, देयर इज वन ऑर्बिटल, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, there are 7 over here. 9 plus 7 is 16, and there are 9 over here. 16 plus 9 is 25. हर एक में 2 जा रहा है, इसलिए टोटल इलेक्ट्रॉन 50 हो जा रहा है. यू कैन काउंट यहाँ पे भी, n स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इज 1, इसलिए यू हैव ओनली 1 रूम ओवर हियर. यहाँ पे भी यू कैन चेक, 2 का स्क्वायर इज 4, तो यू कैन सी कि पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा. 3 का स्क्वायर इज 9, तो यू कैन चेक इसमें 9 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9. तो ये भी फॉर्मूला हमारा आ जाता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज n स्क्वायर. क्वांटम नंबर में वी हैव टू नाउ अंडरस्टैंड कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है. वंस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज डन, वी आर गोइंग टू मूव अहेड विथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड विल कंप्लीट doing questions of this part.